थोड़ा सा कर रहे थे, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट। उसी बेसिक में से एक है जिसका नाम है नेम मैनेजर। क्या नाम है? नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का मतलब होता है कि सपोज मेरे पास एक डेटा है, एक हमारे पास डेटा है जिसमें पर्सन वाइज, डे वाइज सेल्स रिपोर्ट का डेटा है हमारे पास पड़ा हुआ। ढूंढो, मिल जाएगा, मिल गया। ये हमारे पास एक डेटा है सपोज। ध्यान देंगे, जब बिल्कुल हम जीरो लेवल की बात करते हैं तो हमें पता है कि 1 2 3 4 को पीछे ले जाइए। ओवरलैप हो रहा है, आप इसको साइड कर दीजिए, इस चेयर को और इधर कर दीजिए। क्लियर है? कंफर्टेबल? देखिए 1 2 3 4 को हम लोग रोज बोलते हैं, ABCD को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर को सेल बोलते हैं। हर एक सेल की एक एड्रेस होती है। जैसे ये सैटरडे की एड्रेस क्या है? H1, यहाँ पे लिखा रहता है H1। देखो इसका क्या है? F1। ये 6400 कहाँ लिखा है? B6 में। सो दैट इज कॉल्ड एड्रेस। 1 2 3 को रोज बोलते हैं, ABCD को कॉलम बोलते हैं, और एक सेल बोलते हैं, और सेल के एड्रेस यहाँ पे दिखते हैं। अगर मैं देखो पूरा फ्राइडे, सिर्फ फ्राइडे सेलेक्ट करता हूँ तो G1 बताता है, और पूरा फ्राइडे का डेटा सेलेक्ट करता हूँ तो भी गलत है ना? गलत है। आपका हाथ पकड़े और उंगली पकड़े दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। देखो इस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा गलत है, कुछ ऐसा बताना चाहिए ताकि G1 और इस रेंज में दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो फर्क तो होना चाहिए। उसी का सोल्यूशन है नेम मैनेजर। आप क्या करोगे? देखो जैसे सैटरडे हमने सेलेक्ट कर लिया, बट ये H1 दिखा रहा है, तो हम H1 पे जाएंगे और यहाँ पे हमने SATURDAY सैटरडे लिख के एंटर कर देंगे। पूछेगा नेम मैनेजर होता क्या है? एक रेंज को नाम देना नेम मैनेजर कहलाता है। जैसे आपने बोला ना कि सर G1 से लेके G10 होना चाहिए, तो चलो G1 से G10 नहीं, लेकिन सैटरडे अगर बोल दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। अगर आपको बेसिक फंक्शन आता है सम करने, इक्वल टू सम लगाते हैं और फिर आप डेटा सेलेक्ट करते हैं, यही करते हैं ना, और एंटर मारते हैं तो सम हो जाता है। लेकिन देखिए फ़ायदा क्या हुआ नेम मैनेजर से कि अगर मेरे को सम सैटरडे का चाहिए तो सैटरडे लिखेंगे तो अपने आप वो सेलेक्ट हो जाएगा, हमें माउस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप उसको पता है कि सैटरडे क्या है। हमने बोला सैटरडे में सबसे लोएस्ट सेल क्या है? लोएस्ट का मतलब मीन होता है, और अंदर किसको चेक करना है? सैटरडे को। तो किसी एक रेंज को नाम देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नेम मैनेजर बोलते हैं। तो पहला जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अच्छा, डिम्पी का डेटा मतलब ये हुआ ना, अगर मैंने बोला डिम्पी का सेल का सम बताओ तो डिम्पी का डेटा ये हुआ, सलमान का डेटा ये हुआ, तंजय का डेटा ये हुआ। तो ये डेटा सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे नाम अप्रोप्रिएट देंगे तो हमें डेटा के हिसाब से बोलने में आसान रहेगा कि तंजय का सम बताओ, तंजय का मिनिमम वैल्यू बताओ, तंजय का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो नाम लिख के एंटर ही तो खाली करना होता है। उसके बाद इन फ्यूचर में कभी भी फॉर्मूले यूज कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या था? नेम बॉक्स। दूसरा है डिफाइन नेम के नाम से। क्या है? देखो ये और भी आसान है। आप डेटा को सेलेक्ट करोगे, यहाँ तो नाम लिखना पड़ता है, ये नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? जाना पड़ेगा फॉर्मूला टैब में। कहाँ गए? फॉर्मूला टैब में। यहाँ पे देखो डिफाइन नेम सामने नजर आया, इस पर क्लिक कर दो, अपने आप देखो इसका हेडिंग पकड़ लिया, वही उसका नाम दे देगा और ओके कर दो। मतलब ये तो और आसान तरीका हो गया। अपने तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एज पर हेडिंग ले लिया, और सबसे अच्छा नाम वही होगा जो इसका हेडिंग है। मैंने बोला मैक्सिमम सेल बताओ फ्राइडे की, तो यहाँ से आप जैसे ही फ्राइडे करोगे तो रेंज पकड़ लेगा और मैक्सिमम बता दिए।
यानी अगर एक रेंज सेलेक्ट किया जाए और हम डिफाइन नेम पे जाए, हम दोनों वे में दिखा रहे हैं। देखिए इधर से आनंद पकड़ लिया, खाली ओके ही तो करना था, हमें आनंद का सम देखना था, तो सम ऑफ आनंद किए डेटा को पकड़ लेता है नहीं, तो डेटा को इस तरीके से इसने पकड़ लिया। तो दो तरीके हो गए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस डेटा में अभी तक कितने नेम मैनेजर बन चुके हैं, ये मुश्किल है। वो तो आपके सामने बनाया है, फ्राइडे, सैटरडे, आनंद और तंजय, तो ये तो 4 याद है। लेकिन कोई ऐसा जगह जहाँ पे सारे नेम मैनेजर स्टोर हो रहा हो, वो है हमारा नेम मैनेजर। यहाँ पे देख सकते हो कि चारों का लिस्ट पता चल जाएगा कि इस डेटा से ऑलरेडी हम लोग 4 बना चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो देखो यहाँ से एक एक करके आप डिलीट कर सकते हो, आनंद डिलीट कर सकते हो, फ्राइडे डिलीट कर सकते हो, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों को चारों हमने डिलीट कर दिया, सब में एरर आ गया। वैसा नेम मैनेजर ऐसा कोई रेंज ही नहीं है, इसके वजह से सब में एरर आ गया। एक तीसरा तरीका होता है जिसका नाम है नेम मैनेजर। यानी नेम मैनेजर का 2 काम है कि कितने नेम मैनेजर बने हैं वो भी दिखा देता है। अगर नया बनाना चाहते हो तो डेटा को सेलेक्ट कर लो, नेम मैनेजर पे जाओ, तो यहाँ पे ये दिख जाएगा कि कोई भी नेम मैनेजर फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो न्यू पे क्लिक करोगे तो सीधे इसमें भी कुछ आपको लिखना नहीं पड़ता, बन गया, एक नेम मैनेजर बन गया, एक लिस्ट में आ गया अब हमारा। देखो फ्राइडे सेलेक्ट किया, नेम मैनेजर में गए, यहाँ से देख सकते हैं कि ट्यूसडे बना है, नया बनाने के लिए फ्राइडे को लेके ओके कर दिया, और यहाँ से जैसे ही क्लोज करेंगे तो फ्राइडे का बन गया। तो देखिए फ्राइडे का आंसर अपने आप आ गया, मैक्स ऑफ फ्राइडे। अगर नेम मैनेजर यानी एक डेटा को नाम हमने दे दिया है तो उसके बेस पे फॉर्मूला लगा है तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला काम करना शुरू कर देगा। अब ये बात बताएं कि नेम मैनेजर बनाने और हटाने का तरीका तो आपने सीख लिया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस डेटा से कितने नेम मैनेजर बन सकते हैं तो क्या आंसर होगा, थोड़ा सोच के। एग्जैक्टली जितनी हेडिंग है उतनी वर्टिकल और जितने नाम है उतने हॉरिजॉन्टल। वैसे तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा ना कि कितने, तब तो इसमें हजारों बन सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे का एक बन सकता है, सैटरडे संडे का एक बन सकता है, वेंसडे ट्यूसडे का बन सकता है, ब्रजेश सलमान का बन सकता है, ब्रजेश सलमान आनंद का बन सकता है, ब्रजेश सलमान आनंद के संडे का डेटा बन सकता है। इनका ये मतलब प्रोबेबिलिटी एक होता है मैथमेटिक्स में चैप्टर, तो प्रोबेबिलिटी पे जाओगे तो कम से कम 1000 से ज़्यादा इसमें बन सकता है। लेकिन एज ए एनालिटिक्स में आपने जो बोला वही सही है कि जितनी हेडिंग है और जितने नाम है उतने बन सकते हैं। तो सोचो अगर हमारे पास 2000 नाम है और 7 हेडिंग है तो 2007 नेम मैनेजर बन सकते हैं। अगर हम 1 मिनट एक में लगाते हैं तो 2000 मिनट कम से कम, या 2 लाख डेटा है तो 2 लाख मिनट, चाहे डेटा 2 लाख हो, 2000 हो, या 2 हो या 10 हो, आप क्या करोगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे। एक देखो नेम बॉक्स था, एक डिफाइन नेम, एक नेम मैनेजर, एक लास्ट है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर क्लिक करोगे, देखो बाय डिफॉल्ट इसमें टॉप रो लेफ्ट कॉलम ले लेता है। आपको मतलब कुछ करना नहीं, ओके करना, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। देखो सारे आंसर आ गए, देखा आपने, ये सारे आंसर आ गए। क्यों? क्योंकि इतने सारे नेम मैनेजर बन चुके हैं एक झटके में। डेटा में जितना नाम था, जितनी हेडिंग था, सबका नेम मैनेजर बन चुका है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। कोई डाउट? क्या चीज? एक एक करके बनाते तो भी 10 मिनट लगता। अगर 10,000 डेटा रहता तो 10,000 मिनट लगता। 10 लाख डेटा रहता तो सोचो 3-4 साल लगता। तो कितना भी बड़ा डेटा हो, अगर हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, अगर मान लो कि हमें इक्का दुक्का बनाना है तब तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो। लेकिन पूरे डेटा का बनाना हो तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या मिला हमें, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का यूज वी लुकअप में पड़ेगा, नेम मैनेजर का यूज आपको डैशबोर्ड में पड़ेगा, नेम मैनेजर का यूज आप
और भी जगह पे कर सकते हो, सम इफ में कर सकते हो, लॉजिकल फंक्शन बनाने में कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। एक रेंज की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक डेटा की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सब जगह पे आप नेम मैनेजर को यूज कर सकते हो। तो नेम मैनेजर बेसिक टॉपिक तो है, लेकिन ट्रिकी टॉपिक है। ये एक ट्रिकी है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है एक्सेल में जानने वाले। जैसे हमने सम लगाया तो हम दूसरी शीट में भी लगा सकते हैं इसको। यही तो खासियत है कि डेटा मेरा यहाँ है, इस सीट में मैं सम चाहता हूँ आनंद का, तो देखिए इसमें भी आनंद का, ये मतलब उस सीट का डेटा आपको यहाँ भी फैच करके ला दे रहा है। इसीलिए ये फायदा रहता है डैशबोर्ड वगैरह बनाने में, कि जैसे एक पर डेटा रहा, दूसरा हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं दूसरी सीट पर, तो बिना उस सीट पे गए भी हम वहाँ के डेटा को फैच कर सकते हैं। नई फाइल में भी चलेगा। 365 है तो 365 है तो दूसरी फाइल में भी चलेगा, और अगर 365 नहीं है तो फिर सेम फाइल के दूसरे सेट में तो चलेगा। तो ये था पहला, जिसका नाम था नेम मैनेजर। ये आप ले लीजिए, नेम मैनेजर। हमारा नेम मैनेजर हो गया क्लियर। ठीक है। नेम मैनेजर के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिज पेंस। सबसे लास्ट सीट पे देखना, तीसरे नंबर सीट पे फ्रिज पेंस। उस फ्रिज पेंस के बारे में अब हम सीखेंगे कि क्या होता है। हमारी जो स्क्रीन की साइज है, अगर हम विजिबल साइज की बात करें, कल हमने फॉर्मेटिंग सीखा था, तो थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, ये है हमारा डेटा। अगर हम एक स्क्रीन की नॉर्मल साइज की बात करें तो लोग 11 साइज का फॉन्ट रखता है ना, 11 रखता है, कुछ लोग 10 भी रखता है, 10.5 भी रखता है, 12 भी रख सकता है। देखो अगर हम 11 साइज का रखते हैं तो हमारे को 16 से लेके, देखो 160 पे अभी चला रहे हैं हम, थोड़ा 100 पे करते हैं, लगभग 16 से 25, यानी 15 से 25 डेटा आप ठीक ठाक देख सकते हो। अगर हम इसकी विजिबिलिटी यानी जूम लेवल और कम कर दें तो बेशक ये 37 डेटा, लेकिन नाम भी ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कहा जाता है कि एक अगर 100 साइज में हम रखें तो 15 से 25 या 30 डेटा ही मैक्सिमम हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम कि अगर उससे भी ज़्यादा अगर आप 130 जूमिंग करते हो तो 15 या 20 डेटा देख सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या आप 15 या 20 या 25 या 30 या 85 डेटा पे काम करेंगे, या जब काम करेंगे तो लाखों डेटा हो सकता है। तो जैसे ही आप जितने भी जूम लेवल पे हो, आप जैसे जब आप 20 में से 21वें पे एरो ले जाओगे वैसे हेडिंग गायब हो गई। अब कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर पीएफ लिखा है, ईएसआई लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, कि एचआरए लिखा है, कि टीए लिखा है, कि कॉस्ट प्राइस है, कि सेल्स प्राइस, ये नंबर है क्या चीज़। फिर आपको हर बार आपको ऊपर आना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपको ये कहता है कि चाहे डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप जब नीचे स्क्रॉल करो तो आपका डेटा का हेडिंग दिखता रहे। तो पहला ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं टॉप रो ऑप्शन। फ्रीज करना है टॉप रो को, कुछ नहीं करोगे, टॉप रो पे आपका कर्सर कहीं पे भी हो। ये है व्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन है फ्रीज पेंस, बोला था ना। इसमें एक सिंपल सा टॉप रो पे क्लिक कर दो, बस 1 सेकेंड का ऑप्शन था, आपका देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चाहे ये 10 डेटा होता, 10,000 होता, 10 लाख होता, लेकिन हेडिंग हमेशा दिखता रहेगा, चाहे कितने भी नीचे चले जाए। अभी आपके पास ऐसे डेटा पड़ा हुआ है, कल के डेट में ये डेटा भी तो ऐसे भी तो हो सकता है। ये फर्स्ट वीक का डेटा, फिर ये सेकेंड वीक का डेटा, फिर ये थर्ड वीक का डेटा। जब आप इधर जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसका फर्स्ट वीक। तो इस बार हमें ये फर्स्ट कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे नाम आप चाहते हो
कि ये सारे नाम हमारा विजिबल होना चाहिए। जब मैं इधर बढ़ूँ तो हमें विजिबल हो, नहीं कुछ नहीं करना है, पहले वाले कॉलम पे रहना है इस बार, और व्यू टैब में जाके देखो पहले टॉप जो किया था उसको क्या कर देंगे, अनफ्रीज। अनफ्रीज करने के बाद आप लगा दोगे फर्स्ट कॉलम। देखो नीचे जाओगे तो इसका तो असर नहीं दिखेगा क्योंकि हमने रो पे नहीं लगाई, लेकिन जब आप इधर की तरफ बढ़ोगे, मान लो आपने वीक 1 चेक कर लिया, वीक 2, अब वीक 3 में जैसे ही जाओगे तो ये गायब हो जाता, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये किस बंदे का हम देख रहे हैं। अगर आपने ये तीनों वीक को अलग अलग कलर में डाल रखा है, मान लो ये संडे से लेके सैटरडे तक को एक अलग कलर दे दिया है ताकि आपको पता रहे कि हमारा फर्स्ट वीक था। इसके बाद हमारा एक और वीक है, इसको आपने एक कलर दे रखी है, ये हमारा मान लो सेकेंड वीक था। एक और हमने ले लिया है जिसको हम बोलते हैं कि ये थर्ड वीक है। इस तरह से आपके कई मल्टीपल वीक हैं, साल भर के कई डेटा है। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत होगी? अब एक प्रॉब्लम और है कि मान लो कि इसके साथ साथ हमें क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे, मोबाइल नंबर हम रेंडमली कैसे जनरेट कर सकते हैं खुशी? रैंडम बिटवीन कोई फार्मूला होता ही नहीं है, रैंड बिटवीन। तो ज़बरदस्ती अपना माइक्रोसॉफ्ट में तैयार करना ठीक है, रैंड बिटवीन सही नाम का यूज करेंगे तभी आपको याद भी रहेगा। रैंड बिटवीन में 10 नंबर ले लेंगे एग्जैक्टली रैंड बिटवीन एक ऐसा फंक्शन है जो रैंडमली 2 डिजिट के बीच में नंबर जनरेट करता है। ये हम लोग कल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 डिजिट का ले लिया छोटा नंबर, और 10 डिजिट का ले लिया बड़ा नंबर, और इसको क्लोज करेंगे तो ये जो मोबाइल नंबर होगा बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल मोबाइल नंबर है। नहीं, मोबाइल नंबर मान लो कि हमारे पास मोबाइल नंबर का कॉलम है। अब बॉस का कहना है कि भाई तुम नाम भी दो और मोबाइल नंबर भी दो, तो आप तो मैक्सिमम एक ही कॉलम को देख सकते हो या एक रो को देख सकते हो, लेकिन हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है। मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे एक मर्ज करके एक हेडिंग बना हुआ है वीक 1, ऐसे ही हेडिंग बना हुआ है वीक 2, ऐसे ही हेडिंग बनी हुई है हमारी वीक 3। मर्ज वाला यूज हो रहा है ना आज, वीक 3 ऐसे है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को बॉस बोलता है कि भाई नाम भी चाहिए और मोबाइल भी चाहिए, और नीचे जाऊं तो हमें हेडिंग भी चाहिए। अब जब आप नीचे जाओगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि टॉप रो करके नीचे जाते हो, तब तो खाली वीक दिखेगा लेकिन हेडिंग तो दिखा ही नहीं। वीक तो दिख गया, ये जो मेन हेडिंग है ये तो दिखा ही नहीं। और उसी तरह से अगर आप फर्स्ट कॉलम करते हो तो फर्स्ट कॉलम तो दिखेगा लेकिन मोबाइल नंबर तो दिखेगा नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि ये वीक भी दिखे, ये भी दिखे और मोबाइल भी दिखे। यहाँ पे कर्सर रखना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कर्सर रखना इम्पोर्टेंट मतलब कर्सर देखो मैं किस पॉइंट पे रख रहा हूँ, अलग से मैं कलर कर रहा हूँ। कलर करना आपको मतलब ऐसा नहीं कि कलर आपको करना है, बस मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये कर्सर यहाँ पे मैंने रखा है, देखो जहाँ रखा है उससे ऊपर और जहाँ रखा है उससे लेफ्ट के चीज़ को ब्लॉक कर देगा, यानी जैसे ब्लॉक कर रहा था फ्रीज कर देगा। कर्सर यहाँ रखा, व्यू टैब में गए, फ्रीज पेंस में गए, पहले से जो भी लगा हुआ था उसको हटा देंगे। ये जो अनफ्रीज होता है वही एक फ्रीज पेंस भी होता है। देखिए इसमें था कीप टॉप रो विजिबल, ये था कीप फर्स्ट कॉलम विजिबल। ये क्या कहता है, कीप रोज एंड कॉलम बोथ विजिबल। मतलब कर्सर अगर यहाँ रख के ये वाला चला दोगे तो देखो नीचे के भी समस्या सॉल्व हो गया, और राइट साइड जाओगे तो मोबाइल नंबर चाहिए था आपको, मोबाइल नंबर भी। फ्रीज पेंस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉप रो का कॉन्सेप्ट जानते हैं, फर्स्ट कॉलम का कॉन्सेप्ट, ये कस्टमाइज कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और ये हमारा टॉपिक बन गया फ्रीज पेंस। कोई डाउट है?
आपको अपना वहाँ पे कर्सर रखना है और जाके अप्लाई कर देना है बस। और हर चीज़ को कोशिश करना है खुद से करने का। मैं आपका लिखने का टाइम बचा देता हूँ, सब चीज़ का टाइम बचा देता हूँ ताकि पूरी कंसंट्रेशन यहाँ हो। इसकी फिर वीडियो दे देता हूँ आपको, फिर इसके ऊपर असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, फिर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देता हूँ। अब इतने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ बच्चे आते हैं कि सर जॉब की पूरी गारंटी, हमने गारंटी के मैं लेटर हेड पे कोर्ट से बनवा के ले आओ पेपर, गारंटी है, लेकिन उसमें एक स्टार मार्क है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, हमें इंटरव्यू थोड़ी ना देने जाना है। वो चीज़ भी आप लिखवा लेना उस कोर्ट में कि प्रैक्टिस हम 100% करेंगे। जॉब मैं तो एक क्या 50 जॉब आपको दिलवा देंगे, कितना ही रिसेशन आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका जॉब सिक्योर है। हर बैच में 5 लोग 7 लोग 8 लोग होते हैं, उसमें से 2-3 बच्चे आते हैं अपने आप वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसको कुछ नहीं बोलना पड़ता, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता है। और 2-3 लोग और गॉड गिफ्टेड होता है जिसको कितना भी समझा लो, वो गॉड गिफ्टेड है, वो जो है ना सो वो सुनवाई नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो दे दो, जॉब भी दे दोगे तो बोलेगा सब छोड़ो ना, बाद वाला देख लेंगे, इंटरव्यू दे देंगे। मतलब आज थोड़ा रिलैक्स वाला मूड में थे, मतलब उसको जॉब दे भी दो ना कि यहाँ पे ओपनिंग है, जाओ इंटरव्यू देने, नहीं सर रहने दो, अभी ठंडा ज़्यादा बढ़ गया। अब ऐसे लोग को क्या कर सकते हैं? अब इतनी अपॉर्चुनिटी हम लोग देते हैं उसके बाद भी ऐसे, तो 2 लोग 4 लोग हो गया, चलो 10 का कम मिले, ये 6 लोग एवरेज वाले होते हैं, मतलब वो थोड़ा पढ़ते हैं थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग भी डेंजरस है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ, तो पढ़ रहे हो तो फिर हो क्यों नहीं रहा है कहीं, कुछ आंसर क्यों नहीं देते हो आप? तो आपको ये 6 लोग प्लस 2 लोग, ये 8 लोग डेंजरस हो गए। असल में वो 2 लोग जो है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्रैक्टिस करते हैं, उसको कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जॉब लग जाता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, 100% जॉब मिल जाता है। ठीक है, अब हम एक चैप्टर और पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है इंसर्ट का बेसिक टॉपिक। इंसर्ट के बेसिक टॉपिक में जैसे कोई रिपोर्ट बना रहे हो, किसी पिक्चर की आपकी ज़रूरत है, तो पिक्चर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, शेप्स के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट क्या होता है, ठीक है, वर्ड आर्ट क्या होता है, क्लास ले लो, वर्ड आर्ट क्या होता है, इसके अलावा स्मार्ट आर्ट क्या होता है, ठीक है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट क्या होता है, पिक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, सिंबल वगैरह आपको कैसे इंसर्ट करना है अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो। इसके अलावा आप एक चीज़ और है इसमें आपका दिया हुआ, इक्वेशन, इक्वेशंस, इन सब का यूज कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम समझने का कोशिश करेंगे 10 मिनट में। सबसे पहले आता है पिक्चर, इस पे मैं लिख देता हूं पिक्चर। अगर मैं किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूं तो देखो इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपको ये वाला बटन यहाँ पे मिलेगा पुराने वर्जन में, और मेरे वाले में इसके अंदर सब बटन दे रखा है। तो यहाँ पे पिक्चर है, और पिक्चर में दिस डिवाइस, अगर डिवाइस में डाउनलोड्स में हो या कहीं पे भी हो, डेस्कटॉप पे, वो डायरेक्शन आपको बताना है। यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ पिक्चर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये पिक्चर मान लो कि मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। अब एक पिक्चर में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नॉर्मली पड़ेगी। अब हम फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ तो कर नहीं रहे हैं कि गोरे को काला कर दें, दाग धब्बा हटा दें, नहीं, उतना नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम साइज पे काम करेंगे, पिक्चर के साइज पे काम करेंगे।
पिक्चर के साइज पे काम करेंगे, पिक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं, पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी में एक करेक्शन होता है, इसका यूज बताएंगे कि क्या है। करेक्शंस का क्या यूज होता है? एक होता है पिक्चर बॉर्डर होता है, पिक्चर इफेक्ट होता है, एक पिक्चर स्टाइल होता है और पिक्चर का कॉपी पेस्ट भी होता है। पिक्चर के ऊपर सोचिए इतना सारा काम, बेसिक काम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर ली, जैसे देखो बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरिया खाली नजर, देखो डेवलपर के बगल में ये खाली नजर आ रहा है। अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करूँ तो क्या दिख रहा है? ये स्पेशली इस पिक्चर के लिए इतना बड़ा ऑप्शन निकला है। ये ऑप्शन वर्ड में भी चलता है, पावर पॉइंट में भी चलता है, आउटलुक में भी चलता है। मतलब अगर आपने यहाँ समझ लिया तो ये समझ लो सारे ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। यहाँ पे पिक्चर के अंदर सबसे पहले देखो साइज का ऑप्शन है। अगर साइज 12 है, मैं 1 में जाके इसको 15 कर देता हूँ, देखिए बढ़ गया साइज। 1 में जाके हमने 10 कर दिया, घट गया साइज। लेकिन अगर चाहो तो आप मैनुअली भी यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हो, मैनुअली। ये हुआ मैनुअली, और एक हुआ यहाँ से कंट्रोल। दूसरा होता है क्रॉप। अगर हमें सिर्फ इनके फेस का लेना है, बाकी सब नहीं चाहिए, क्रॉप पे क्लिक करेंगे। जैसे मोबाइल में क्रॉप होता है वैसे यहाँ पे भी आपको क्रॉप का ऑप्शन है। आप इस तरीके से जो भी बॉटम से टॉप से जितना आपको हटाना है उतना सेट कर लो और क्रॉप पे क्लिक कर दो। क्लियर है? कंट्रोल सी कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट तो समझते ही हैं। मैंने मल्टीपल कॉपी तैयार कर ली है, ठीक है, मल्टीपल कॉपी हमने तैयार कर ली है फिलहाल। तो देखो साइज पता चल गया आपको, क्रॉप पता चल गया आपको, कॉपी पेस्ट आपको पता चल गया फिलहाल। नहीं, अगर मैं बात करूं इसके कलर पे, देखो मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मेट पे जाके देखिए कलर ऑप्शन है, इसको थोड़ी ग्रीनिश इफेक्ट देना है, ऐसा ले सकते हो। अगर येलोइश इफेक्ट देना है तो ये वाला ले सकते हो। कहाँ गया? ये तो ऑलरेडी येलो है, लाइक ये देखो थोड़ा रेडिश इफेक्ट आया थोड़ा रेडिश इफेक्ट। ये था नेचुरल, ये था फेयर एंड लवली का बात किया था हमने, गोरा बनाना, उसके लिए है करेक्शंस। देखो तीनों इमेज सेम है, ध्यान देंगे इसमें करेक्शंस में जा रहे हैं। देखो ये वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या ये वाला, देखा उतना नेचुरल नहीं लगा, ये उतना नेचुरल नहीं लगा। ये सेकेंड वाला देखिए, देखिए देख रहे हो ना, आजकल प्रचार में होता है ना कि 7 दिन के बाद, वो यही रहता है, 2 फोटो चिपका देता है, बीच में लिख देगा 7 डेज के बाद यूज करो, और 7 डेज के बाद ये चमक आपके भी चेहरे में। नहीं, अगर ऐसा रहता तो सारा नाइजीरियन जो है क्या बन जाता? यूरोपियन बन जाता। नहीं, तो ये प्रॉब्लम है, और इस तरह से हम इसको लाइट कर सकते हैं करेक्शंस के जरिए। यहाँ पे काफ़ी सारे करेक्शंस ऑप्शंस हैं, देखो और भी लाइट, देख रहे हो, कंटिन्यू 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह, उसके बाद ऐसा ना हो कि गायब भी हो जाए। नहीं, तो ये सारे तोतले जो हैं वो चलता रहता है मार्केटिंग वालों की, ठीक है। लेकिन आप इसका ध्यान रखें, काफ़ी खूबसूरत ये कलर पे इफेक्ट दिख रहा है। देखो नेचुरल जो ओरिजिनल था ये था, आप अपना भी स्मार्टनेस एक्सेल के थ्रू ही बढ़वा सकते हो। नहीं, आजकल तो फ़ोन में ही आ गया ब्यूटी, फ़ोन ब्यूटी प्लस ये वो, मतलब अगर गलती से फ़ोन के फ़ोटो पर विश्वास कर लोगे तो ज़िंदगी बहुत डायलेमा में चला जाएगा। लड़की का फ़ोटो आ जाता है और खींचा हुआ रहता है फ़ोन ब्यूटी पे, आया तो पता चला अरे बाप रे इतना डार्क कम्प्लेक्शन है तो ये फ़ोटो कहाँ से आया भाई। तो ऐसा कलाकारी हम एक्सेल के साथ भी कर सकते हैं। तो देखिए करेक्शंस और कलर का यूज आपने देखा कि कैसे हम कर सकते हैं।
एक होता है वॉश आउट, एक होता है वॉश आउट, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का इफेक्ट। ये भी आपके कलर का पार्ट है। ध्यान देंगे, पिक्चर में जाएंगे, कलर के अंदर एक स्पेशली ये बनाया गया है वॉश आउट। ये बिल्कुल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, जैसे कहीं बैकग्राउंड वगैरह में सेट करना है ताकि टाइपिंग विपिंग करे तो आपका टेक्स्ट वगैरह भी दिखे, तो उसके लिए स्पेशली यूज होता है। ये भी कलर का पार्ट। अब चाहे पिक्चर ये ले लो, ये ले लो, या कोई भी ले लो। अब देखो इसमें पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर में जब जाओगे तो देखो यहाँ बॉर्डर के ऑप्शंस हैं, पिक्चर के बॉर्डर्स के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से बॉर्डर का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। बॉर्डर में ही जाएंगे तो इसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो कि ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो। समझ में आ गया? इसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर के बाद आता है पिक्चर इफेक्ट। ये तो गजब चीज़ है, पिक्चर इफेक्ट। जब पिक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो उसी के नीचे पिक्चर इफेक्ट है। इसमें कम से कम 100 के आसपास इफेक्ट है। आप एक एक इफेक्ट पे थोड़ा थोड़ा चला के देख सकते हो। देखो एकदम ये वाला इफेक्ट वही ट्रांसपेरेंट टाइप का है। ये इफेक्ट कुछ और है, इसमें थोड़ा अलग इफेक्ट है, इसमें अलग इफेक्ट है। ये देखो इसमें देखो, इसमें देखो बुक स्टाइल का इफेक्ट है। कई सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, अब देखिए ये रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट है। 100 से ज़्यादा इफेक्ट है। आप एक एक करके क्लिक करके देखिएगा इफेक्ट को। उसी तरह से पिक्चर की स्टाइल है, स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त। सेलेक्ट किया पिक्चर को, पिक्चर में गए, सामने ही स्टाइल पड़ा हुआ है। आप ऐसा इफेक्ट ले लो, देखो एकदम लग रहा है जैसे फ्रेम करके दिया गया। इसके सर्कुलर स्टाइल भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखो राउंडेड रेक्टेंगल स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये वाला स्टाइल, काफ़ी खूबसूरत स्टाइल सब है। फिर पिक्चर के ऊपर एक लास्ट होता है रोटेट करना। अगर आप थोड़ा बहुत रोटेट करके पिक्चर को थोड़ा सेट करना चाहते हो, ये देखो कहीं कहीं पे कोई इफेक्ट डालना है आपको, कोलाज वगैरह जो बनाते हैं ना, तो इसमें कुछ घुमाना, रोटेट वगैरह करना है इस तरीके से। तो ये सारे चीज़ आप पिक्चर के ऊपर कर सकते हैं। सर इसका यूज कहाँ पर होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीपीटी में ज़्यादा यूज होता है, एक्सेल में ना के बराबर होता है। बट एक्सेल में इतना सीख लो ताकि वर्ड नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, तो वर्ड पे काम कर लेंगे। पीपीटी में बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा इसका। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद मंडे को अगर रिवीजन के पर्पज से आना चाहेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है, आप आ जाना, आप तो आना ही है। तो कल 11 बजे सुबह में